नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम लेक्चर में हमने बात की थी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो विभिन्न विदेशी स्रोत हैं, जैसे मान के चलो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ सबसे प्रमुख जो था वो था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख विशेषताओं को और उनके प्रमुख लक्षणों को, तो कौन से देश से हमने कौन से लक्षण ग्रहण किए थे वो हम अंतिम लेक्चर में देख चुके थे। यदि आज के लेक्चर की हम बात करें दोस्तों, तो आज का लेक्चर हमारा होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों के ऊपर, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया था कि इस समय कुल जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने के समय इसमें कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। और समय के साथ में दोस्तों क्या है कि इसमें परिवर्तन किया गया और 4 अनुसूचियों को इसमें जोड़कर आज हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां मौजूद हैं, ठीक है। तो आज हमको मूल रूप से इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात की जाए वनडे एग्जाम की, या चाहे आप बात करें एमपीपीएससी प्री की, या फिर बात करें एमपी से संबंधित, या फिर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर यहां से आपका लगभग एक क्वेश्चन हर बार कंफर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपकी कौन सी? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो अनुसूचियां बेसिकली दोस्तों हो तो क्या है, ठीक है। तो अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां जो होती हैं वो आपके प्रमुख विषयों से संबंधित होती हैं। भारतीय संविधान की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमुख विषय, यदि हम कोई इंपोर्टेंट विषय को लें तो उनसे संबंधित जितने भी संपूर्ण अनुच्छेद हो गया, जितने भी उसके संबंधित प्रावधान होंगे वो आपके कहां पे लिखे गए होंगे? अनुसूचियों में। जैसे यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे मान के चलो हम बात करते हैं शपथ की, किसकी? हमने बात की शपथ की। तो जितने भी हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख प्राधिकारी होंगे उनकी एक अनुसूची में शपथ कहीं बताई गई होगी। इसी प्रकार से बात करते हैं वेतन भत्ते की, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पंचायती राज वगैरह की। तो ये हमारे संविधान के क्या है? प्रमुख टॉपिक है दोस्तों। तो इन प्रमुख विषयों को एक अनुसूची के अंदर समाहित किया गया है। तो ऐसी कुल कितनी अनुसूचियां होंगी? कुल 12 अनुसूचियां होंगी। आज का हमारा जो प्रमुख लक्ष्य होगा वो क्या होगा? इन 12 अनुसूचियों के बारे में जानना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना कि आखिर पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है। इसी तरीके से पूरी 12 अनुसूची के बारे में देखेंगे। और बात करें इनके अंदर डिस्कस की, यानी इनके बारे में यदि हम डीपली डिस्कस की बात करें तो जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन से अनुसूची के अंदर कौन से अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो देखो, अनुसूचियां कितनी हो गई? टोटल 12। यदि आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय, कब? 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो आपकी होंगी 8। पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो होंगी 12, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 1 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या बोलती है दोस्तों? यदि हम अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में हमारे 2 प्रमुख प्रावधान होंगे। क्या होगा? सबसे पहले अनुसूची 1 में क्या बताया गया होगा? में तो एक अनुसूची में बताया होगा राज्यों के नाम व क्षेत्र, यानी भारत, जो हम पूरा भारत संघ देखते हैं तो भारत संघ के अंदर कितने राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य होते हैं, उनका क्षेत्र विस्तार क्या होगा, उनका नाम क्या होगा। एक तो आपकी ये बात बोली गई है। दूसरी बात बोली गई है वो होगी आपकी, इसको अपन बोल सकते हैं संघ शासित राज्य। देखो क्या हो जाएंगे आपके? संघ शासित राज्यों के नाम व क्षेत्र विस्तार, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? संपूर्ण भारत संघ, यानी भारत के नक्शे की बात करें तो संपूर्ण भारत संघ में कौन कौन से राज्य आते हैं, उनका क्षेत्र विस्तार क्या होगा, साथ ही साथ कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, या फिर उन्हीं को बोला जाता है संघ शासित राज्य, ठीक है। कौन कौन से संघ शासित राज्य आते हैं उनकी भी सूची में कहां पे मिलेगी? अनुसूची 1 में मिलेगी। और जैसा कि हम वर्तमान में जानते हैं दोस्तों, यदि आज के समय की बात करें तो वर्तमान में हमारे कुल भारत संघ में 28 राज्य और 8 संघ शासित, या फिर उनको बोला जाता है केंद्र शासित, ठीक है। केंद्र शासित राज्य या प्रदेश ये शामिल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। यहाँ पे पहले यदि आप पढ़ते होंगे इसको, यदि हम बात करें अगस्त 2019, अगस्त 2019 से पहले यहाँ पे आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते थे। क्या हुआ आगे चल के? अगस्त 2019 में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। काफी अच्छी भली भांति आप लोग परिचित होंगे इससे। अनुच्छेद 370
आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को क्या है अलग से दर्जा प्रदान कर देते, उनका एक पृथक संविधान निर्मित कर देते और काफी सारे उनके प्रावधान थे। ठीक, आगे चल के क्या हुआ दोस्तों, अगस्त 2019 में एक बिल पेश किया गया और उस बिल के आधार पे अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया अपने जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, और ये दोनों कैसे प्रदेश बनाए गए, तो ये दोनों बनाए गए दोस्तों यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, यानी ये भी एक यूटी के रूप में फॉर्म किया गया और ये भी एक यूटी के रूप में फॉर्म किया गया। मतलब अब हमारे पास दोस्तों जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहले 7 हुआ करती थी और अब 2 हो गई, कितनी हो गई टोटल 9। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर यहाँ पे राज्य कितने बचेंगे, तो पहले 29 हुआ करते थे, अब 28 राज्य बचे हमारे पास। इसके साथ ही क्या हुआ दोस्तों, आगे चल के 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि भारतीय संविधान में भारत संघ में आपने देखे होंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिसका नाम था दादर नागर हवेली और दूसरा हुआ करता था दमन दीव। तो क्या हुआ, इन दोनों को मिला के दोस्तों एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और अब हमारा वापिस जो है हमारा 9 से अब 1 माइनस होके अब कितना हो गया 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे पास 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। आगे जब हम अभी आगे चल के अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम डीपली देखेंगे वो 28 राज्य कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना अनुसूची 1 का संबंध आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल से हुआ, जिनको आगे चल के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 1 में आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखोगे, संघ के नाम व क्षेत्र और संघ शासित राज्यों के नाम व क्षेत्र, इतना याद रखना है आपको अनुसूची 1 के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों अनुसूची 2 के बारे में। तो अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में आपको सबसे प्रमुख बात याद रखनी है, वो है आपकी वेतन भत्ते। वेतन भत्ते किसके, आप लोग यदि सोच रहे हो वेतन भत्ते मतलब कोई सरकारी कर्मचारी के या फिर आपके परिवार में कोई जॉब करता होगा उसके वेतन भत्ते, नहीं, यहाँ पे उनके वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है। यहाँ पर वेतन की भत्ते की बात की गई है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। कहां पे, अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि प्रमुख पदाधिकारियों, जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते की बात की गई है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आखिर कौन से पदाधिकारी, क्या होगा, यदि पहले की बात करें, पहले इतना क्वेश्चन पूछा जाता था अनुसूची 2 में क्या है, लेकिन आजकल क्या है, ये क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है, आजकल एग्जाम का ट्रेंड जो है बदल रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है आखिर कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो मैं यहाँ पे 2 आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, सॉरी 2 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, 2 अनुसूचियां पढ़ाऊंगा, 2 और 3। इसका फॉर्मेट लगभग आपको सेम होगा याद करने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो भारत में क्या, एक तो केंद्र आता है यानी जिसको अपन संघ भी बोल देते हैं, दूसरा राज्य आता है, तीसरा हम बात करेंगे तो न्यायपालिका, और चौथा जो आपको याद करना है वो होगा कैग। बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, यहां से आप बड़ी इजीली याद कर लेंगे कि कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों के यहाँ पे चर्चे किए गए हैं, किसके वेतन और भत्ते की। तो यहाँ पे हम देखेंगे केंद्र में आपको सबसे पहले याद करना है संसद। क्या याद करना है, संसद। यहां संसद याद करोगे तो यहाँ पे आप क्या याद करोगे, राज्य विधान मंडल। ठीक है, तो पहले हम संसद की बात कर लेते हैं। संसद में आपका कौन आता है, तो संसद में आता है राष्ट्रपति। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई होगी। दूसरा कौन आता है संसद में, तो हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा आता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर होगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष और इसको और उपाध्यक्ष। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तीसरा यहाँ पे कौन होगा, तो तीसरा यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा, कौन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ये आपको याद रखने हैं। मतलब आपको केंद्र में कौन कौन याद रखना है, केंद्र में आप क्या याद रखोगे, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा का
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दो व्यक्ति होंगे यहाँ पे, एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा में भी कौन होता है, अध्यक्ष की जगह जानते हैं कौन होता है, सभापति होता है, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति होता है। तो आपको यहाँ पे इन 5 व्यक्तियों के, ठीक है, 5 पदाधिकारियों के वेतन भत्ते याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे कई बार पूछ ली जाती है, हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की चर्चा कहाँ पे की गई है, किसके, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की चर्चा कहां पर की गई है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की चर्चा जो है हमारे संविधान में अलग से नहीं की गई है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है, तो उपराष्ट्रपति के भी यहाँ पे वेतन भत्ते की चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यपाल के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। क्या होता है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन के आएगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो अब जो यहाँ पे वेतन दिया जाएगा वो राज्यसभा के सभापति के नाम से दिया जाएगा, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, सबसे इंपोर्टेंट उपराष्ट्रपति वाला यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे 5 लोग आपको याद हुए, कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति नहीं, क्या होगा, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे दोस्तों अब राज्यसभा। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, राज्य। तो राज्य के स्तर पे हम बात करेंगे, तो राज्य के स्तर पे कौन होता है, तो यहाँ पे होता है आपका विधानमंडल। कौन होगा आपका, विधानमंडल। और विधानमंडल में क्या होता है, तो विधानमंडल में होता है 2 सदन से मिलकर बनता है, एक होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद क्या है दोस्तों, अभी सभी राज्यों में नहीं है, बेसिकली बात करें वर्तमान में तो 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आज के समय में दोस्तों विधानसभा का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है, तो सॉरी विधान परिषद का, मतलब मध्य प्रदेश में जो है वो विधान परिषद का यहाँ पे वो सदन होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक सदनात्मक आपका विधानमंडल होगा, वो है आपका विधानसभा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में या फिर वैसे हम बात करेंगे तो राज्य का सबसे प्रमुख यहाँ पे राष्ट्रपति होता था, तो यहाँ कौन होगा, राज्यपाल पहला। यहाँ लोकसभा होता था, तो लोकसभा का काम यानी क्या होता है, जनप्रतिनिधित्व सभा होती है, तो यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व सभा कौन सी होती है राज्य के स्तर पर, तो यहाँ पर होती है विधानसभा। और विधानसभा में कौन होगा, तो विधानसभा में आपका होगा अध्यक्ष कौमा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के स्तर पे बात करेंगे, हालांकि सभी जगह नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक है, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे विधान परिषद तो उसमें हम पढ़ेंगे सब चीजें, विधान परिषद में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका विधान परिषद। विधान परिषद में भी कौन होगा, तो यहाँ पर होगा सभापति और उपसभापति। ये आपके यहाँ पे राज्य के स्तर पे हो गए, मतलब 5 ही हो गए। न्यायपालिका की बात करेंगे तो न्यायपालिका में ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र स्तर पर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट का बात करें मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन की चर्चा की जाएगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के कौन होगा यहाँ पे, न्यायाधीश। और साथ ही राज्य स्तर पे बात करेंगे तो यहाँ पे होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी कौन, न्यायाधीश। इसमें दोनों आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस होता है, और दूसरा जो अन्य न्यायाधीश। ठीक है, दोनों जगह। अब इसी प्रकार बात करते हैं कैग की, तो कैग का कौन होता है, तो कैग का हम जानते हैं यहाँ पे आपका प्रमुख अधिकारी जो कैग का होता है, कौन, कैग का जो प्रमुख अधिकारी होता है कैग को, हालांकि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत और डीपली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैग में जो महालेखाकार अधिकारी होता है बेसिकली, तो कैग का जो प्रमुख अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी, उसके वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। तो आपको यहाँ पे अनुसूची 2 में इतना याद रखना है, सब वेतन भत्ते किस किसके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। न्यायपालिका में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और कैग के प्रमुख अधिकारी। बस आपको इतने व्यक्तियों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है हमारी अनुसूची 2 के अंदर।
उम्मीद करते हैं आपको अनुसूची 2 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अनुसूची 3 के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। ठीक है, अनुसूची 3 की हम बात करेंगे। अनुसूची 2 में हम क्या देख चुके हैं, वेतन भत्ते, और अनुसूची 3 में हम देखते हैं शपथ। ठीक है, तो अनुसूची 3 में हम क्या देखेंगे, शपथ। और शपथ आप किसकी देखेंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हमने वेतन भत्तों को देखा था उसी फॉर्मेट में हम डिवाइड करके देखेंगे शपथ को। यहाँ पे क्या है, शपथ की बात की गई है, किस किस व्यक्ति के शपथ की बात की गई है, तो उसको हम अगेन हम फिर 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा आपका केंद्र के स्तर पर, या फिर जिसको बोलते हैं संघ। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे राज्य के स्तर पर, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे न्यायपालिका, और चौथा हो जाएगा कैग। ध्यान रखना दोस्तों, कैग से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपका महान्यायवादी, एक होता है आपका कैग। ठीक है, तो ध्यान रखना, महान्यायवादी के ना तो यहाँ पे वेतन की चर्चा की गई है, ना ही यहाँ पे शपथ की चर्चा की गई है। वो उसको आगे अपन और डीपली देखेंगे। तो संघ के स्तर पर हम देखेंगे अब शपथ कौन लेता है। तो आप बोलो कि शपथ लेता है राष्ट्रपति, लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इसको आप बिल्कुल मान के मत चलना, ये एक अपवाद स्वरूप है। क्या है कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेता है। ये जो राष्ट्रपति है वो बात करें अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि वहां पे हमने सबसे पहले क्या वर्ड लिखा था, तो वहां पे हमने लिखा था राष्ट्रपति, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर कौन होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं भैया संघ के स्तर पर संसद। तो संसद में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें संसद के सदस्य। संसद के सदस्य की शपथ के बारे में बोला गया है। संसद के सदस्य का मतलब क्या होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी नए सदस्य चुन के आते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, वो क्या करते हैं, अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। आपने ये चीज पढ़ी होगी या फिर आपने जनरल इलेक्शन का देखा होगा कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो संघ के स्तर पे बात करें, तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा जो संघ के प्रमुख मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलवाई जाती है, और मंत्रियों के साथ में जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है हमारे यहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर की बात करें, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुन के आता है, या फिर किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति। तो वो एक तरीके से राष्ट्रपति के आधिकारिक रूप में कार्य करता है, और वो शपथ दिलाता है संसद के सदस्यों को। ठीक है, तो अनुसूची 3 में एक तो संसद के शपथ सदस्यों की शपथ की बात हो जाएगी। दूसरी हम बात करेंगे संघ के मंत्री। संघ के मंत्री, संघ के मंत्री मतलब आप देखते हैं जो मंत्री परिषद होती है, जो आप देखते हैं कि जो मंत्री परिषद में, जैसे आप वर्तमान मंत्री परिषद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी आपके जो मंत्री वगैरह होते हैं, पीयूष गोयल वगैरह, तो वो जो होंगे वो कौन होंगे, संघ के मंत्री होंगे, और वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, यानी संघ के मंत्री और संसद के सदस्य। संसद में ध्यान रखना है, यहाँ पे संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो जाएगा। संघ के मंत्री की बात करेंगे तो संघ के मंत्री आपके कुछ लोकसभा से भी आते हैं, राज्यसभा से भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हो जाएंगी। इसी प्रकार हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे, तो वो होंगे आपके कि वो संसद के लिए जो चुनावी प्रत्याशी होते हैं, या फिर लोकसभा के, या फिर लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो संसद सदस्य के चुनावी प्रत्याशी, चुनावी प्रत्याशी। तो संसद सदस्यों के चुनावी प्रत्याशी की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जितने भी व्यक्ति जो आपके लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव लड़ते हैं, वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं, शपथ लेते हैं वहां पे अनुसूची 3 के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना, इनको जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, तो इनको शपथ दिलवाएगा जब ये क्या होता है कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं, नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहां पे एक प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, हर स्टेट बात करें, एक निर्वाचन अधिकारी होगा, प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नहीं होगा, नॉर्मली एक निर्वाचन अधिकारी होगा, और उस निर्वाचन अधिकारी के सामने वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो ये आपका हो गया संघ के स्तर पर कौन, संसद के संपूर्ण सदस्य, दूसरा संघ के मंत्री, तीसरा संसद सदस्य के चुनावी प्रत्याशी। इसी तरीके से राज्य के स्तर पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन होता था, संसद के सदस्य, तो यहाँ पे कौन होगा आपका राज्य विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। यहाँ पे आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो अगला बात करें संघ के मंत्री, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, विधानमंडल के मंत्री, जहाँ पे वित्त मंत्री हो। ठीक है, या फिर जो भी आपके मुख्यमंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, वो सारे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होगा संसद सदस्य के चुनावी प्रत्याशी, तो यहाँ पे हो जाएंगे विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी।
ये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, वो क्या है, एक तो ध्यान रखना यहाँ पे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री शपथ लेता है, कौन, प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री के शपथ के लिए अलग से नहीं लिखा गया है। प्रधानमंत्री जो है वो संघ के मंत्री के अंतर्गत शपथ लेता है और साथ ही साथ संसद की सदस्यता की भी शपथ लेता है, सदस्य की। ठीक है, तो प्रमुख तौर से ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नाम का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रपति के शपथ की भी चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद आते हैं दोस्तों न्यायपालिका पे। तो न्यायपालिका में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ की चर्चा की गई है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ की चर्चा की गई है। ठीक है, अब ये शपथ कैसे लेते हैं, किसके समक्ष लेते हैं, वो जो हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो उनको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैग की बात करेंगे तो कैग में कौन होगा, तो यहाँ पे कैग में भी यहाँ पे प्रमुख अधिकारी होगा। कैग का जो प्रमुख अधिकारी है वो भी क्या करता है, आपका शपथ लेगा अनुसूचित 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको शपथ की ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आई। और इसके साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना कि हमने यहाँ पे एक तो राष्ट्रपति की बात की है, प्रधानमंत्री की बात की है, इनके डायरेक्ट नाम नहीं लिखे शपथ में, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी दोस्तों ध्यान रखना अलग से शपथ नहीं लेता है, वो शपथ लेता है एक संसद के सदस्य के तौर पर। ठीक है, उसकी एक ही शपथ होती है, वो होती है संसद के सदस्य की शपथ, और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, उस पद की कोई शपथ नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी अनुसूची 3 पूरी हो गई। अब हम पढ़ते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो अनुसूची 4 जो संबंधित होगी वो होगी आपकी राज्यसभा की विभिन्न सीटों के बंटवारों से लेकर, यानी हम देखते हैं क्या कि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होगा वो कैसे होगा, तो वो होगा अनुसूची 4 के अंतर्गत। किस तरीके से होगा, हम जानते हैं कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, वर्तमान में बात करें 250 सीटें हैं। कितनी सीटें होंगी, 250 सीटें होंगी, जिनमें से बात करें 238 और 12 जो होती है वो क्या होती है, मनोनीत होती है, और 38 जो है वो निर्वाचित होती है। और निर्वाचित में से भी बात करें 238 में से वर्तमान में 235 पर ही इलेक्शन होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 233, हाँ 33 होगा, सॉरी यहाँ पर आपका कितना होगा 233। ठीक है, और 233 और ये 12 245। ठीक है, तो ये क्या है आपकी 245 वर्तमान में बात करें, ये क्या है सीटें हैं किसकी, राज्यसभा की। अब राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो किस किस में किया जाता है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा का प्रावधान है। और ऐसे 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हम जानते हैं, पहला तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका दिल्ली, और तीसरा हो गया आपका पांडुचेरी या फिर पुदुचेरी। ठीक है, तो आपकी जो 245 सीटों का विभाजन कहाँ किया जाना है, तो वो किया जाना है 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य। अब किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो इक्वेलिटी के आधार पर नहीं किया जाता है। मतलब राज्य ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में बराबर बराबर सीटें बांट दी जाएंगी, नहीं। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है उसका आधार क्या होता है, तो उसका आधार होता है वहां की जनसंख्या। मतलब जहां जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर उतनी ज्यादा सीटें राज्यसभा की आवंटित की जाएंगी। बात करें जैसे एग्जांपल के लिए मान के चले उत्तर प्रदेश, क्या यूपी, हम जानते हैं यूपी में जो है वो आपकी राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, जनसंख्या आधार हो गया। अब जनसंख्या भी कौन सी होगी, तो जनसंख्या आपकी होगी 1971 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि इन सभी चीजों को हम डीपली बाद में देखेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4, आधार जनसंख्या, कितनी सीटें 250 मैक्सिमम, वर्तमान बात करें 245, इसमें से भी 12 जो है मनोनीत हैं। कहां पे बांटनी है इनको, तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, जहां पर आपकी विधानसभा जो है वो अस्तित्व में है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अनुसूची 4 के बारे में। अब इसी प्रकार हम दोस्तों बात करते हैं वो है आपकी अनुसूची 5 के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है, तो यहाँ पर चर्चा की गई है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि भारत जो है क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं और ऐसे क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर कुछ प्रमुख जनजातियों का निवास होता है उनको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुसूचित क्षेत्र। तो यहाँ पर दो चीजें हैं दोस्तों, एक है आपकी अनुसूचित जनजाति जिसको हम बोलते हैं क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब, और दूसरा है आपका शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया के प्रशासन, क्या, प्रशासन और नियंत्रण संबंधी बातें, नियंत्रण संबंधी क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, नियंत्रण संबंधी जो भी चर्चा है वो की गई है। ठीक है, तो अनुसूची 5 में आपको क्या याद रखना है कि अनुसूची 5 में पहली बात एक याद रखना है कि ये आपका संपूर्ण भारत के लिए होगा, संपूर्ण भारत के लिए होगा। तो संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति तथा उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी जो प्रावधान है वो आपके कहां पर किए गए हैं, अनुसूची 5 में किए गए हैं। और इसी का एक्सटेंशन जो है वो माना जाता है क्या, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जहां बात होती है संपूर्ण भारत की, तो वही अनुसूची 6 में जो है विशेष क्षेत्रों की बात होती है, किसकी, यानी ये संबंधित होंगे आपके किससे, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यानी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति और उनके प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी बातें कहां पे की गई, 6। अब ऐसे कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 ऐसे विशेष क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम, दूसरे पे आपका हो जाएगा मेघालय, तीसरे पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा और चौथे पे हो जाएगा आपका मिजोरम। यानी अनुसूची 6, देखो अनुसूची 6, 5 और 6 सबसे पहले याद रखना, 5 और 6 में आपके जो प्रावधान है वो सेम है। क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रशासन और नियंत्रण संबंधी चर्चाएं की गई है किसके, अनुसूचित क्षेत्र और प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में। इन दोनों में अंतर इतना होगा कि ये जो अनुसूची है वो संपूर्ण भारत के स्तर पे बात करती है और अनुसूची 6 जो है वो केवल आपके विशेष क्षेत्रों के बारे में बात करती है। कौन कौन से हो जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। साथ में ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी नागालैंड को भी, किसको, नागालैंड को अनुसूची 6 में शामिल करने की चर्चा चल रही है। हो सकता है वर्तमान में, सॉरी आपको भविष्य में नागालैंड भी यहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में यह भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया अनुसूची 5 और 6। अनुसूची 5 का संबंध अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र, संपूर्ण भारत, उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी। अनुसूची 6 विशेष क्षेत्र, पूरे प्रावधान यही होंगे। अंतर कितना रहेगा कि यहाँ पे विशेष क्षेत्र में 4 राज्यों की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये होती है आपकी अनुसूची 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 7 के बारे में। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं अनुसूची किसके बारे में, अनुसूची 7 के बारे में। तो अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 क्या बोलती है दोस्तों, तो अनुसूची 7 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन। क्या होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात करें तो जैसा कि जब हमने भारतीय संविधान को शुरू किया था तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसको संघात्मक शासन व्यवस्था, और संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण ही यही होता है कि जो शक्ति होती है उनका विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य में, जहां पर संपूर्ण तरीके से यानी प्योर तरीके से बात की जाए, यदि कहीं पे शक्तियों का विभाजन किया जाता है, बराबर बराबर शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसको प्योर फेडरल कंट्री बोला जाता है। और जहां पर जो है यदि भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को तो अपनाया है, लेकिन यहाँ पर आपको एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है कि शक्तियों का विभाजन कहाँ पे, अनुसूची 7 में। क्यों, क्योंकि भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है और संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण होता है वो ये होता है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य में किया जाए।
ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ पे बेसिकली दोस्तों 3 स्तर पे किया गया। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। सबसे पहले बात करेंगे तो वो होगी आपकी संघ सूची। संघ सूची। दूसरी होती है आपकी राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है। तो संघ सूची क्या होती है? तो ध्यान रखना, संघ सूची आपके ऐसे विषयों से संबंधित होती है। कैसे? आपके यहाँ पे जो विषय होते हैं ऐसे विषयों से संबंधित होती है जिन पर नियम क्या, जिन पर नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची ऐसी सूची होती है जिनमें शामिल विषयों पर नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास होती है। किसके पास? राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें शामिल विषयों पर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होती है। ठीक है। राज्य सरकार दोनों को होती है। ये भी बनाएगी और ये भी बनाएगी। लेकिन यहाँ पे समवर्ती सूची में एक चीज दोस्तों याद रखना कि दोनों को तो होती है, लेकिन जब भी यहाँ पे ध्यान रखना कोई विवाद का प्रश्न खड़ा होता है, जैसे मान के चलो किसी एक विषय पर केंद्र ने भी नियम बना दिया और राज्य ने भी नियम बना दिया, अब दोनों लड़ेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना दे तो वहां पर जो है केंद्र का नियम फॉलो किया जाएगा। ये आपका एक तरीके से देखे तो एकात्मकता का लक्षण होता है। ठीक है। तो कहाँ पे? केंद्र सरकार की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं विषयों के बारे में। किस बारे में? विषयों के बारे में कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं। तो ध्यान रखना, जब हमारा संविधान बना था तो यहाँ पे हमारे 97 विषय हुआ करते थे। कितने? 97। और वर्तमान में बात करें तो आपके 100 विषय हैं। राज्य सूची में बात करें तो आपके संविधान लागू होने के समय 66 हुआ करते थे, वर्तमान में 61 हो जाएंगे। समवर्ती सूची में संविधान लागू हुआ तो 47 थे और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में आपको कितने? 51 सॉरी यहाँ पे 52 विषय देखने को मिलते हैं। तो ये आपके विषयों की संख्या हो गई। ठीक है। वर्तमान में बात करेंगे तो ये आपके वर्तमान वाले विषय हो जाएंगे जिनको राउंड से गोले से बाहर रखा है, और जो गोले के अंदर है वो आपके कब है? तो वो आपके हैं संविधान के लागू होने के समय। ठीक है। तो अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। क्यों? क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाया है। शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। नियम कौन बनाएगी? संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है। और जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार का नियम जो है वो लागू होता है। ठीक है। ये हमने बात की है दोस्तों किसके बारे में? तो हम बात करेंगे अनुसूची 7 के बारे में। अब हम देखते हैं अनुसूची 8 के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। और अनुसूची 8 का जो संबंध है वो है आपका भाषाओं से। और भाषाएं कैसी होंगी? तो भाषाएं होंगी आपकी संवैधानिक या फिर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। संविधान द्वारा मान्यता। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है वो वहां पे किया गया है, अनुसूची 8 में किया गया है। और यदि बात करें तो संविधान लागू होने के समय हमारे यहाँ पे कुल कितनी? 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14 भाषाएं। समय समय पर क्या हुआ? इस अनुसूची में परिवर्तन किए गए और इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपको यहाँ पे 22 भाषाएं देखने को मिलती है। ठीक है। ये बात करें कब तक थी? तो ये थी जब 1950 में संविधान लागू हुआ, और ये वर्तमान स्थिति यानी 2020 में। तो कभी कभी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कौन सी भाषा आपकी मूल संविधान में थी और कौन सी जो है बाद में ली गई है। तो यहाँ पे 14 भाषाएं थी। कैसे बात के याद करेंगे? तो 14 भाषाओं में देखें तो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है वो मिलती है असमिया। दूसरे नंबर पे देखेंगे वो होगी बांग्ला। तीसरे नंबर पे उड़िया। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो हिंदी, फिर संस्कृत। ठीक है। संस्कृत के बाद फिर देखेंगे तो पंजाबी। पंजाबी के बाद बात करेंगे यहाँ पे उर्दू, कश्मीरी, गुजराती। गुजराती के बाद यहाँ पे बात करेंगे तो मराठी। मराठी के बाद बात करेंगे तो कन्नड़। कन्नड़ के बाद बात करेंगे तो मलयालम। मलयालम के बाद तेलुगु और तमिल।
ये आपकी 14 भाषाएं हैं जो आपके मूल संविधान में थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 भाषाएं आपके ध्यान रखना दोस्तों मूल संविधान के अंतर्गत शामिल हुआ करते थे। आगे जाके समय के अनुसार इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई और वर्तमान में बात करें तो कितनी भाषाएं हमारे पास, कुल टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, तो कौन सी भाषा कब जोड़ी गई तो बात करते हैं। तो 1967, कब 1967 में आपकी जो पहली भाषा जोड़ी गई वो थी आपकी सिंधी। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था इसके लिए, तो 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे चलकर हम देखेंगे तो आगे चल के 1992 में, कब, तो आगे चल के यहाँ पे दोस्तों 1992 में जो है 3 भाषाएं जोड़ी हुई। कौन कौन सी, तो बात करें सबसे पहले आपकी कोंकणी, ठीक है, दूसरी बात करें मणिपुरी और तीसरी बात करेंगे नेपाली। तो ये जो 3 भाषाएं वे आपकी 1992 में जोड़ी गई। संविधान संशोधन की बात करें तो इसके लिए ध्यान रखना कौन सा 21 और यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं तो आगे जाके आएगा आपका 2003 में। 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो 2003 में आपके यहाँ पे 4 भाषा जोड़ी जाएंगी। सबसे पहले आपकी कौन सी, डोंगरी, फिर बोडो, फिर मैथिली, ठीक है, साथ दिख रहा होगा यहाँ तक, और लास्ट में आपका होगा संथाली। ठीक है, साथ नहीं दिख रहा तो आप नाम सुन लीजिए, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं जो हैं आपकी कब जोड़ी गई, तो आपकी 2003 में जोड़ी गई और इसके लिए 92वां संविधान संशोधन किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। कैसी भाषाएं, ऐसी भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कौन कौन सी भाषा होंगी, 1950 में संविधान लागू होने के समय ऐसी 14 भाषाएं हुआ करती थी। उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 14 कौन कौन सी भाषाएं थी आप यहाँ पे नाम लिखे हुए, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2020 तक आते आते यहाँ पे कुल टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। पहली भाषा बात करेंगे सिंधी, उसके बाद आपका मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी और नेपाली। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आपका कौन सा होगा, डोंगरी हो जाएगा, बोडो, मैथिली, संथाली। तो ये आपकी कुल 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अनुसूची 9 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अनुसूची 9 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अनुसूची 8 थी, सॉरी 8 के बाद हम बात करेंगे 9 के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 के बारे में। अनुसूची 9 के बारे में सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना कि अनुसूची 9 जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 1952 में। कब जोड़ी गई, 1952 में। और इसके लिए बात करें तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी पहला संविधान संशोधन जो किया गया था वो अनुसूची 9 को जोड़ने के लिए किया गया था। मतलब अभी तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, अब कितनी हो जाएंगी, 9। और 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है वो आपके ऐसे विषयों से संबंधित है। इसमें क्या है, कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में बात करें तो इसमें 282 के समथिंग विषय होंगे। ठीक है, हालांकि वो अपना मैटर ये याद रखना है आपको क्या, कि यहाँ पे आपको जो है ऐसे विषय देखने को मिलते हैं यहाँ पे, यदि इन विषयों पर संसद ने कोई कानून बना दिया, क्या बना दिया, इन विषयों पर यानी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर यदि संसद कोई कानून बनाती है तो उन कानून को, ध्यान रखना, उन कानूनों की न्यायिक पुनरावृत्ति या फिर न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ऐसे विषयों का ध्यान रखना जिन पर संसद ने कानून बना दिया, अब उनको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमारे जो विषय है इन पर कानून बनाया गया है वो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो ये आपकी 9वीं अनुसूची है। ठीक है,
इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, ध्यान रखना, इसका मूल उद्देश्य था भूमि सुधार। हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा था, जब जैसे भारत देश हमारा आजाद हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश के आजाद होने से पहले हमारे यहाँ पे जो है जमींदारी व्यवस्था लागू थी। और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, तो होता था कि एक जमीन का बड़ा हिस्सा, मानी जमीन का एक बड़ा हिस्सा कुछ सीमित लोगों के पास होता था। ऐसे में क्या होता था कि जो बड़ी आपकी जनसंख्या है वो आपकी भूमि से वंचित रह जाती थी। तो उस समय क्या हुआ कि सरकार द्वारा कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए। कैसे कानून बनाए गए? भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून मतलब जमींदारी प्रथा का अंत करके जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन होती थी उनको छीन के किसको बांट दी? गरीबों में बांट दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो भूमि, जो आपके जमींदार होते थे वो कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंच गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनको संरक्षण देती है मौलिक अधिकारों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए किस बात को लेकर कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार बात करें तो उस समय दोस्तों अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हमारा जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार हुआ करता था। वर्तमान में बात करें तो एक विधिक अधिकार होगा, लेकिन उस समय एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो क्या करते थे व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और सरकार जो है कोई कानून नहीं बना पाती थी। तो आगे चल के क्या होगा, अनुसूची 9 जोड़ी गई और अनुसूची 9 में ऐसे विषय डाले गए जिनको अब यदि सरकार ने जिन पर कोई कानून बना दिया तो आप उनको कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। आप उनको सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर भी चुनौती नहीं दे पाओगे कि इसने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या दिया? 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हमारे यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस हुआ था, आप अभी पढ़ेंगे आगे चल के केशवानंद भारती केस क्या होता है। तो केशवानंद भारती केस से पहले आपके ऐसे विषय जो अनुसूची 9 में शामिल किए गए थे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। लेकिन 24 अक्टूबर 1973, ठीक है, 24 अक्टूबर 1973 के बाद की बात करें, यानी आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके बाद जितने भी विषय आपके 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि के अंतर्गत लाया गया है यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, हालांकि अनुसूची 9 और संपत्ति का अधिकार, इन दोनों चीजों को हम काफी डीपली आगे चल के पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपको केवल अनुसूची 9 के बारे में इतना ही याद रखना है कि अनुसूची 9 ऐसे विषयों से संबंधित होगी जिन पर यदि संसद कोई कानून बना देती है तो उनका न्यायिक पुनर्वलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इतनी याद रखनी है। अब हम देखेंगे क्या, अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन कब शामिल की गई? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, बात करें इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हमारे राजीव गांधी के। क्या हुआ था 10वीं अनुसूची में? क्या है कि 1900, हम जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद राजनीतिक उथल पुथल काफी ज्यादा हो जाती है और उस समय क्या होता है कि बहुत सारे सांसद और विधायक जो है आपके दल बदल करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1985 में राजीव गांधी द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है या फिर संविधान संशोधन किया जाता है जिसका नाम होता है 52वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों दल बदल कानून, इसको दल बदल कानून को लागू किया गया। अब दल बदल कानून क्या होता है इसको हम आगे चल के काफी डीपली पढ़ेंगे। अभी आपको कितना बल अनुसूची के अंतर्गत इतना ही याद रखना है कि अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार क्या होता है, तो दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इनके कुछ प्रावधानों के अनुसार यानी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना दल परिवर्तन करता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा से क्या होता है, उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है। ठीक है, यानी संसद और आपके विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वहां पे क्या होते हैं, इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और वहां पे फिर से चुनाव करवाए जाते हैं जिनको उपचुनाव बोला जाता है। जैसे आप वर्तमान में मध्य प्रदेश की कंडीशन देख सकते हैं। वर्तमान में क्या है, मध्य प्रदेश में बात करें तो अभी 26 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो क्यों होने हैं? दल बदल कानून के आधार पर। ठीक है, तो आप इसको वर्तमान परिस्थितियों से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दल बदल कानून क्या होता है। हालांकि काफी डीपली हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या रखना है, अनुसूची 10 दल बदल कानून 1985 52वां संविधान संशोधन, बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका 11वीं संविधान 11वीं अनुसूची की। इसकी बात करेंगे हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो अनुसूचियां हम एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन सी? अनुसूची 11 और अनुसूची 12।
अनुसूची 11 क्या बोलती है, तो ध्यान रखना अनुसूची 11 जो है वो है आपकी संबंधित किससे, पंचायतों या फिर ग्राम पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से संबंधित होगी। और ये जो 12वीं अनुसूची जो है तो आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित होगी, नगर पालिकाओं किस तरीके से संबंधित होगी, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान ने क्या किया है, भारतीय संविधान ने बात सन 1992 में, कब 1992 में पंचायती राज अधिनियम को फॉलो किया, यानी पंचायती राज अधिनियम को अपनाया। और पंचायती राज अधिनियम अपनाने के साथ ही उसने क्या किए थे, 2 संविधान संशोधन किया। कौन से 2 संविधान संशोधन किए थे, एक हम बात करेंगे कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और इसके साथ ही साथ उसने एक किया था 74वां संविधान संशोधन। तो 73 और 74वां संविधान संशोधन जो करने का प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक रूप प्रदान करना। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों के गठन पर जो राज्य आप देखते हैं सरपंच के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के स्तर पर हम देखते हैं पार्षदों के चुनाव होते हैं। अब इनको क्या किया गया कि सभी राज्यों को कंपलसरी कर दिया गया और इसको संवैधानिक रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद अनुसूची 11 जो संबंधित है वो आपकी किससे होगी, ग्राम पंचायतों से संबंधित होगी। कब जोड़ी गई, तो ये आपकी 1992 में जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन होगा। और ये अनुसूची क्या करती है, तो ये अनुसूची ग्राम पंचायतों को शक्तियां प्रदान करती है और साथ ही साथ इनको कुछ कार्य भी बताती है जिन पर वो क्या कर सकती है, मतलब उनको कार्य करना उनका क्या होता है, एक फर्ज होता है। और ऐसी शक्तियां बताती है जिन पर वो कोई नियम और कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने विस्तार होते हैं जिन पर वह कार्य कर सकती है और कोई शक्तियां मतलब नियम कानून बना सकती है, तो ऐसे यहाँ पर आपको 29 विषय देखने को मिलते हैं। अनुसूची 11 में आपको इतना याद रखना, क्या, ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992, शक्तियां और कार्य किसके, ग्राम पंचायत के, कितने विषय, 29 विषय, खत्म। अनुसूची 12 की बात करेंगे, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपका क्या बात करती है, तो ये भी आपकी बात करती है शक्ति, कार्य और नियम वगैरह पे, यानी नगर पालिकाओं को किन किन विषयों पर कार्य करने की आजादी है और किन किन विषयों पर नियम बनाने की आजादी है। ठीक, तो ऐसे विषय कितने होंगे, तो यहाँ पर ऐसे 18 विषयों की चर्चा की गई है। कितने विषयों की चर्चा की गई, 18। ये आपके दोनों अनुसूचियां जो है काफी इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान की पूरी 12 अनुसूचियों के बारे में देखा है। ठीक है, एक बार इनका कोई रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या बोला गया है, तो राज्य और संघ राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र। अनुसूची 2, वेतन भत्ते किसके, प्रमुख पदाधिकारी। अनुसूची 3, शपथ किस किस की, वो हम देख चुके हैं, आप पीछे आकर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन है। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों के मध्य में जनसंख्या के आधार पर। अनुसूची 5 में बात करेंगे तो संपूर्ण भारत में जो आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति होती है उनसे संबंधित प्रावधान। ठीक है, कहां पे होंगे, तो सूची 5 में। अनुसूचित 6 की बात करेंगे तो 5 का एक तरीके से एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जहां 5 में संपूर्ण भारत की बात की जाती थी, 6 में आके हमने केवल 4 राज्यों की बात की थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 के बारे में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा, तो शक्तियों का विभाजन भी करना पड़ेगा। 3 विभाजन किए थे, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, संवर्ती सूची में आपके कितने 52 विषय और राज्य सूची में कितने 61 विषय। अनुसूची 7 खत्म। 8 में क्या था, भाषाएं थी, कितनी भाषाएं, वर्तमान में 8 भाषाएं, संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं। अनुसूची 9 की बात करेंगे, ऐसे विषय जिन पर यदि संसद कानून बना देती है तो जो न्यायपालिका है वो उसका पुनर्वलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, या फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते उनको अपन। अनुसूची 10, दल बदल, 52वां संविधान संशोधन। अनुसूची 11, ग्राम पंचायतों से संबंधित, जहां पे 29 विषय की चर्चा की गई जिन पर वो नियम कानून बना सकती है या फिर उनको कार्य करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार अनुसूची 12, नगर पालिकाओं से संबंधित, इसमें कुल 18 विषयों की बात की गई है जिन पर वो कोई नियम बना सकती है, कानून बना सकती है और कार्य करने की उनको स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से आज हमने संपूर्ण 12 अनुसूचियों के बारे में दोस्तों यहाँ पे पढ़ा है। इनका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, यहाँ से आपका एक न एक क्वेश्चन 100% को दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।